नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। गाजा पट्टी में हमास के साथ सीज फायर और शांति समझौता होने के बाद भी इजरायल ने फिर से लेबनान पर हमला कर दिया है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमला किया, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हैं। इस हमले ने हिजबुल्लाह के साथ लगभग 1 साल से चले आ रहे नाजुक संघर्ष विराम को और तनावपूर्ण बना दिया है और स्ट्रेसफुल बना दिया है। यह संघर्ष 2023 को उस समय शुरू हुआ जब हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले शुरू किए थे। नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की मध्यस्थता भी करवाई, लेकिन युद्ध विराम के बावजूद तनाव बना का बना हुआ है। इसी पर देखिए रिपोर्ट और फिर इसी पर करेंगे चर्चा। इसराइल और हमास के बीच 2 साल से चल रहे भयावह हिंसक संघर्ष के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर के बाद भी पश्चिम एशिया में आज भी अशांति बरकरार है। आए दिन सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। गाजा में सीज फायर के कुछ ही दिनों बाद अब इसराइल ने मोर्चा लेबनान में खोल दिया है। गाजा पट्टी में हमास के साथ सीज फायर और शांति समझौता होने के बाद अब इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइल ने लेबनान में मिसाइलों से हमला बोला। इसराइल का लेबनान में हमला। दक्षिण लेबनान के नवातिये में हमला किया गया। इसराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए। हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। एक गाइडेड मिसाइल ने कार को निशाना बनाया। आसपास के इलाके में भारी नुकसान हुआ। बता दें कि इजराइल और हमास के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद 2023 में हिजबुल्लाह ने गाजा में जारी संघर्ष के दौरान हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच झड़प बढ़ती गई। नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में एक सीज फायर हुआ, लेकिन अभी भी पश्चिम एशिया में अशांति बरकरार है। 2006 के हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता की। समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह को सीमा से 29 किलोमीटर पीछे हटना था, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की रेंज 10 किलोमीटर तक की थी। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों की एक वजह बफर जोन है। लेबनान में एक बफर जोन पर कब्जा करना चाहता है इजराइल। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीमा से पीछे धकेलना चाहता है इजराइल। हमास के बाद हिजबुल्लाह सबसे बड़ा दुश्मन। इस हमले के बाद तनाव फिर से बढ़ गया। हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करता है तो ये पूरी बॉर्डर पर देर सवेर नए संघर्ष की ओर ले जा सकता है। इस तरह की हिंसा क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकती है, क्योंकि लेबनान और इजराइल दोनों ही देश पहले से आर्थिक और राजनीतिक रूप से नाजुक स्थिति में हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे आया हिजबुल्लाह। साल 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। हमला फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के हमले के जवाब में किया। इजराइल ने बेरूत समेत दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया था। सबेरा और शतीला में नरसंहार हुआ। 3000 फिलिस्तीन शरणार्थी लेबनानी नागरिकों की जान गई। इस घटना के बाद ईरान की मदद से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। अगर ये संघर्ष बढ़ा तो गाजा के बाद अब लेबनान नई जंग का मैदान बन सकता है। हिजबुल्लाह के पास करीब 1500 रॉकेट बताए जाते हैं और किसी भी जवाबी हमले से हालात बेकाबू हो सकते हैं। दुनिया सांस रोक देख रही है कि क्या ये संघर्ष थमेगा या फिर एक और मोर्चा खुल जाएगा।
इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको बिहार के शिवहर का रुख करवा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सिर्फ एक जिले के लिए नहीं, समग्र क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विकास का कारण बनने वाला है। यहां पर 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतदान शुरू होगा, मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। यहां पर फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली। सामने के खेमे में, ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। मालूम ही नहीं है कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है। यहां पर सभी 243 सीटों पर एनडीए की 5 पार्टियां पांडव की भांति एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है। और भाइयों बहनों, सीतामढ़ी वालों से मैं कहने आया हूं, गत चुनाव में थोड़ी कसर छोड़ी थी आपने। 11 में से 8 सीट एनडीए को दिए थे। मेरा तो आपसे शिकवा है भाई, फरियाद है, 3 सीट क्यों छोड़े? अब सीता मंदिर बनने वाला है, 11 की 11 सीटें इस वक्त एनडीए को जिताने का काम करना है। 11 की 11 हमने करोड़ों रुपए से कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू की है, जो पूरे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी, किसानों का कल्याण करेगी। इसके साथ साथ 11,000 करोड़ रुपए से मिथिला कोसी के बाढ़ के शमन के लिए हमने व्यवस्था की है। हम सीतामढ़ी में, सोनबरसा और नानपुर में 505 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क लगा रहे हैं। तो बिहार के शिवहर से अमित शाह के हुंकार आप सुन रहे थे। चलिए अब चर्चा का रुख करते हुए मेहमानों का रुख करवा देती हूं। दरअसल हमारे साथ कुछ खास मेहमानों की फहरिस्त मौजूद है। यहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ और शुरुआत में हिमांशु जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। किस तरीके से देख रही है? एक तरफ सीज फायर का ऐलान कर देते हैं ट्रंप, लेकिन दूसरी तरफ लगातार इजराइल जो है वो गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। मनीषा जी देखिए, शांति विस्थापना के लिए कुछ बेसिक मूलभूत रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मिडिल ईस्ट में जो हमें देखने को मिल रहा है, उस तरह की जो हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि इनका ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये युद्ध ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे लेके, इनकी बहुत लंबी दशकों की चली हुई शत्रुता है। अमेरिका भले ही कोशिश करके हस्तक्षेप करके अस्थायी शांति वहां पे ला सकता है, लेकिन जो इनके बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे नहीं होते हैं। जब आप हिजबुल्लाह से चाह रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल को पता है कि इसमें अगर वो कमजोर पड़ता है तो वो नक्शे से हट जाएगा। इसमें हूती प्लेयर है, इसमें ईरान प्लेयर है, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस पे अपनी प्रभुत्वता दिखाने के लिए, अपने कंट्रोल करने के लिए उसका भी इंटरफेरेंस है। तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक
और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसपे ये लड़ाइयां चलती हैं। और अमेरिका ने जब कोशिश की थी तो उसने शांति में जो सीज फायर लाने की कोशिश की थी, तो उसके लिए देखिए आपको क्षेत्रीय नियंत्रण को बहुत क्लियर करना था, आपको ईरान और इजराइल की प्रतिस्पर्धा को कम कराना था, लेकिन वो तो हुई नहीं है। तो इस तरह की चीजें जब तक चलती रहेंगी तो हिजबुल्लाह जैसे जो संगठन है वो मजबूत होते रहेंगे, और जब वो मजबूत होते हैं उनके पास जिस तरह के हथियार हैं वो कोई बहुत प्रिसिजन से गाइडेड हथियार नहीं है, तो जब वो हमला करते हैं वो हमले कई बार नागरिक क्षेत्रों में हो जाते हैं जहां जान माल की ज्यादा हानि होती है। और इस तरह की चीजें जब होती हैं तो इजराइल जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो उनको प्रिसिजन स्ट्राइक करके कमांड हेडक्वार्टर्स को नष्ट करे, और ये मुझे लगता है कि उसी तरह का एक इजराइल की तरफ से कदम है, और वो लेबनान में फिर से मुझे लगता है कि हिंसा भड़केगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है, करोड़ी लाल जी का मैं रुक कर लेती हूँ, करोड़ी लाल जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रेडिट लेने की होड़ में युद्ध विराम का ऐलान तो कर दिया हो कि देखिए हमने मध्यस्थता करवा दी, हमने युद्ध विराम करवा दिया, हमने शांति के पथ पर दोनों क्षेत्रों को लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन वो जो पैरामीटर्स जिनका जिक्र अभी हिमांशी जी कर रही हैं कि किन किन बिंदुओं को लेकर सबसे पहले ट्रंप को सोचना चाहिए था, अमेरिका को सोचना चाहिए था, उसके बाद ये कोशिश की जानी चाहिए थी, ये कोशिश नाकाम साबित हो गई है। देखिए, मैं हिमांशी से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरह का एग्रीमेंट हुआ है, पीस एग्रीमेंट, वो बहुत ही स्केची तरीके से हुआ है। ऐसा लगता है कि बहुत से पॉइंट्स जो होने चाहिए थे वो नहीं है, स्पष्टता नहीं है। लेकिन जहां तक अपने सवाल का है, हिजबुल्लाह और इजराइल में कोई आज की अदावत नहीं है। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, उसमें मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूं। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल में संघर्ष चला और इजराइल ने डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स लेबनान में यूज की, और जो हिजबुल्लाह का जो ऑफिस था दहिया एरिया में, वहां उन्होंने डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स से अटैक किया। तो आज भी उसको दहिया डॉक्ट्रिन से कहते हैं। कोई भी अगर कंट्री डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज करता है तो वो दहिया डॉक्ट्रिन से जाना जाता है। लेकिन उस समय यूएनओ ने और बहुत से देशों ने मिलकर समझौता करवा दिया और एक ब्लू लाइन खींच दी थी जहां यूएन की फोर्सेस थी इजराइल के और लेबनान के बीच में। लेकिन जब अभी जो हमास ने किया उसके बाद से वो जो यूनाइटेड नेशंस की लाइन थी वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गई और हिजबुल्लाह डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया। तो इजराइल और हिजबुल्लाह में हमास के साथ साथ लड़ाई चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो अभी एग्रीमेंट किया है उसमें इजराइल में कोई सहमति नहीं थी। इजराइल की कैबिनेट में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, और जब इजराइल मानने को तैयार नहीं था, नेतन्याहू नहीं माने, तो ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकाते हुए ये कहा कि आप पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट में है, आपको समझौता करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे हमास को कतर ने, इजिप्ट ने और टर्की ने कन्विंस किया कि आप समझौता कीजिए। लेकिन इजराइल और हमास दोनों को समझौते में जो रोल होना चाहिए, जो पार्टियां लड़ रही हैं, वो रोल नहीं दिया गया। अब आगे की पिक्चर क्या देख रहे हैं आप? अब आगे की पिक्चर क्या देख रहे हैं? क्योंकि लगातार ये हमले हम देख रहे हैं कि इजराइल कर रहा है। मैं इसी पर फिर हिमांशी जी का भी रुख करूंगी कि आगे की पिक्चर को क्या देख रहे हैं। सबसे पहले करोड़ी जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक ये सस्टेनेबल पीस की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से लूप होल्स हैं। तो जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब 2 तरीके हैं, एक तो पहले सीज फायर कर दिया जो अभी किया है, और उसके बाद 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्रिएट करो। दूसरा यह है कि पहले 2 स्टेट सॉल्यूशन अनाउंस कर दो और ये 2 स्टेट का पार्ट होगा, और उसके बाद इन सब पे बातचीत करो। तो जिस प्रोसेस से चला है, सीज फायर तक तो ठीक है, लेकिन सीज फायर का इजराइल और हमास दोनों उल्लंघन कर रहे हैं, और उसको फिर मॉनिटर कौन करेगा? तो 200 उन्होंने वो फोर्सेज बताया कि ये इसको मॉनिटर करेंगे, और आगे के लिए कहा है कि एक जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी उसमें कौन होगा? यूनाइटेड नेशंस नहीं है, यूएन का कोई रोल नहीं है, अलग अलग देशों की फोर्सेज होगी। तो वो किसके अंडर में होगी, कौन उसको मॉनिटर करेगा? क्या वो हमास की तरफ से होगी या इजराइल की तरफ से होगी? उसका
इम्पार्शियल रोल कैसे इंश्योर किया जाएगा? तो या तो यूनाइटेड नेशंस को बीच में लाते कि यूनाइटेड नेशंस इसकी मॉनिटर करेगा, और ये फर्स्ट फेज अगर पूरा हो जाएगा तो सेकंड फेज पे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट फेज सस्टेनेबल है। फर्स्ट फेज में ही प्रॉब्लम होने लग गई है, वहां गाजा में भी हो रही है, और अभी लेबनान में भी हो गई है। 2 स्टेट सॉल्यूशन ही समाधान हो सकता है, हिमांशी जी। जी बिल्कुल, करोड़ी सिंह जी ने जो कहा है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता वाली बात है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत बड़ी है। अगर ये दोनों टेबल पे आते भी हैं तो इनके पीछे बहुत सारे और भी प्लेयर्स और भी कलाकार हैं जो पीछे से इनको डायरेक्शंस देते हैं। हिजबुल्लाह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, हिजबुल्लाह को हथियार कहां से आ रहे हैं? टर्की से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं। उनके आका कहां बैठे हैं? दूसरी कंट्रीज में बैठे हुए हैं। और जमीन पे मर कौन रहा है? आम नागरिक मर रहे हैं। यूएन की कोई सुन नहीं रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की कोई नहीं रहा है। कितने सालों से लेबनान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, हमारे भारतीय सैनिक भी वहां पे जाते हैं, और ये बहुत लंबा संघर्ष चल रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर ये मान लीजिए एक दूसरे पे हमले तेज करते हैं तो हुतीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ईरान प्रॉक्सीज और बाकी हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अब भले ही ये एक सस्टेनेबल लड़ाई नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा नासूर है जो लगातार परेशान करता रहेगा। अमेरिका फिर इसमें कूदेगा कि आप शांति ले आइए, लेकिन इजराइल ने ऑलरेडी 5 मुख्य इलाकों पर लेबनान के कब्जा किया हुआ है, और पूरा क्षेत्रीय संतुलन वहां पे हिल चुका है। और जब तक वो क्षेत्रीय संतुलन वापस स्थापित नहीं होता है, ये संघर्ष जारी रहेगा। इजराइल का काम है कि वो रेस्पॉन्सिव स्ट्राइक करता है, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड हमले करता है। हिजबुल्लाह के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से जैसे ही जवाबी कार्रवाई होगी ये और फैल जाएगा। तो ये ऐसा रायता वहां फैल रखा है जिसको किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको समेटना कैसे है। देखिए, फास्फोरस वाले हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत ही हाईली वोलेटाइल हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं जिनको कि कायदे में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की लड़ाइयां होती हैं तो कोई भी जो युद्ध के कानून हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, और इसी वजह से मानवीय क्षति बहुत ज्यादा है। कितने सारे गांव वहां पर है जहां पीने का पानी और बेसिक सुविधाएं सालों साल के लिए खत्म हो गई है, रिहाइश बंद हो गई है, मानवाधिकार संकट बढ़ रहा है, मनोवैज्ञानिक संकट बढ़ रहा है। और जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशंस जो आएंगी वो किस तरह की साइकोलॉजी लेके आएंगी। गाजा का नेक्स्ट उसके मूव बारे क्या में होगा? सोच रहा गाजा है। का नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्योंकि लगातार नेतन्याहू तो प्रहार कर रहे हैं, इजरायली सैनिक तो लगातार हवाई हमले कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं। गाजा की आगे की पिक्चर क्या देखती हैं हिमांशी जी आप? देखिए, संघर्ष बढ़ेगा। ये संघर्ष जब पिछले 70 सालों में शांत नहीं हुआ है, तो अभी भी शांत होने की कोई संभावना इसमें है नहीं। जो भी पीस एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, चाहे ट्रंप ने 20 सूत्री वहां पे रखा था गाजा में, तो भी देखिए लगातार हमले हो रहे हैं, शांति नहीं आई है। हम जो एक तरीके से लेकिन क्या शांति के लिए कोशिशें हो रही हैं? ट्रंप कहीं ऐसा तो नहीं है कि विश्व को दिखाने के लिए एक क्रेडिट वाली टोपी पहनने के लिए वो उस पर चले गए हों कि चलिए ठीक है, देखिए मैंने तो कितने युद्ध रुकवा दिए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच भी वो यही बोल रहे थे, ईरान इजराइल के लिए भी वो मीगा और मागा की टोपी लेकर वहाँ पर देख रहे थे हम कि वो उनकी टोपी भी खूब वायरल हुई थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये क्रेडिट वाली टोपी के लिए बस वो ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन उनका भी नहीं है, इससे किसी को लेना देना नहीं है, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। मतलब सिर्फ दिखाने के काम हो रहे हैं कि हाँ चलिए ठीक है, हमने दिखाया, हमने बताया, मध्यस्थता करवाई, अब नहीं करने के लिए राजी, तो फिर क्या सॉल्यूशन? देखिए, अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा राजनीतिक नियंत्रण और हथियारों का भी सवाल है। ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि हथियार आ कहां से रहे। हिजबुल्लाह एक गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार हुआ था, लेकिन जिस तरह के हथियार उसके पास हैं, दे आर वेरी एडवांस वेपन्स, वो कहां से आ रहे हैं? और ये मध्यस्थता से हल होने वाले मसले नहीं है। इनको दीर्घकालिक सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा गारंटी चाहिए, वहां पे रिहेबिलिटेशन चाहिए। अमेरिका का जो फ्रेमवर्क होता है बहुत, जैसा सर ने कहा था, स्केची होता है, और फ्रेमवर्क बना लेने से कुछ नहीं होता, उसको लागू करने के लिए आपको कुछ इंटरनेशनल बॉडीज चाहिए होती हैं। तो जब तक वो इंटरनेशनल बॉडीज की बात भी ये दोनों पक्ष नहीं मानेंगे, वहां पर इस तरह का स्केची काम ही होगा। अब हिजबुल्लाह का जो है वो
पीछे से उसका प्लेसमेंट हो रहा है जो ईरान कर रहा है। इजराइल तो बना ही इस बेसिस पे था कि जब वो बनते ही उसके ऊपर हमले शुरू हो गए थे, तो वो बहुत क्लियर है कि उसने अगर कोई एक मारता है तो 100 मारना है। तो अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले या कोई और भी इसमें कोशिश कर ले, लेकिन लेबनानी सरकार को इन्वॉल्व होना होगा। हिजबुल्लाह की जो ताकत है उसको कम करना होगा। इजराइल के जो कंसर्न है उन पे हमें बात करनी होगी, और तीनों के साथ समझौता बहुत मुश्किल है। हिजबुल्लाह की ताकत लेकिन कमजोर कैसे होगी? हिजबुल्लाह की ताकत कैसे कमजोर होगी करोड़ी जी? देखिए, जैसा हिमांशी ने कहा कि ये कोई हिजबुल्लाह इजराइल या हमास इजराइल का नहीं है, पीछे और फोर्सेज हैं और हाँ। उन फोर्सेज के अपने अलग अलग तरीके के हित हैं। केवल ईरान का हित ही नहीं है, अमेरिका का भी हित है इस क्षेत्र में। जो दूसरी फोर्सेज हैं, चीन और रशिया का भी हित है। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए, लेकिन हित अलग अलग देशों का है। फिर मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्री हैं, उनके अपने हित हैं। तो वो सब अपने अपने स्कोर सेटल करना चाहते हैं इस वार की सिचुएशन में। और ऐसी स्थिति में अभी हिजबुल्लाह के लेबनान सरकार से बातचीत चल रही थी, तो इजराइल ने ऐसे समय किया है जब बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, आगे बढ़ रही थी कि हिजबुल्लाह को नियंत्रित किया जाए। तो ऐसी स्थिति में इजराइल ने किया, तो जो प्रक्रिया चल रही थी वो वापस डिस्टर्ब हो गई है। तो इजराइल ने जिस तरह से अभी तक, इजराइल हमास और इजराइल का नहीं है, इजराइल ने 5 अन्य देशों को भी स्ट्राइक किया है, यमन को भी किया है, लेबनान को किया है, सीरिया को किया है, कतर को किया है। हाँ। जो कि समझौता करवा था, मेडिएशन कर रहा था। अभी हिमांशु जी ने एक और पॉइंट का जिक्र किया था करोड़ी जी, उन्होंने कहा था कि एडवांस्ड वेपन्स की, एडवांस्ड हथियारों की सप्लाई कहाँ से हो रही है, और ये राजनीतिक जो एक पूरा फोर्स बना हुआ है, ये क्यों और किस वजह से बना हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, इसके बारे में भी जरा अपने विश्लेषण रखिएगा। देखिए, ये है जो हम उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमने लड़ाई लड़ने के लिए, जीतने के लिए हथियार बनाए। अब हथियारों को बेचने के लिए हमें लड़ाई करवानी है, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं करेंगे तो हथियार नहीं बिकेंगे। इसलिए जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वेपन्स के, उनका इंटरेस्ट है, और वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाए कि उनके हथियार बिकते रहें। वो हथियार जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, स्टेट्स हैं, उनको भी देते हैं, और जो इलीगल ग्रुपिंग्स हैं, जिसको हम आतंकवादी ग्रुप कहते हैं, उनको भी वो हथियार सप्लाई होते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है वेपन मैन्युफैक्चरर्स का, अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ को देखें तो पहला रिजोल्यूशन संयुक्त राष्ट्र संघ का जब स्थापना हुई तो निरस्त्रीकरण पे था, और आज तक वो निरस्त्रीकरण नहीं हो पाया है। तो हथियारों को रोकना कौन चाहता है? हम निरस्त्रीकरण की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनकी वजह से हथियार दोनों पार्टियों को मिलेंगे, और जो देने वाले हैं वो वही इंडस्ट्रीज होंगी, वही सप्लायर्स होंगे। तो यह कॉन्फ्लिक्ट कई बार इतने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से क्रिएट होता है, और जब क्रिएट हो जाता है तो फिर उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कहीं इजराइल वाला हो जाएगा या यूक्रेन वाला हो जाएगा या दूसरे एरिया में, सूडान में, अफ्रीका के कई देशों में चल रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट निरंतर रूप से चलते रहेंगे। और एक अन्य पॉइंट मैं बताऊं मनीषा, अमेरिका ने हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से गेन किया है। लड़ाई होती है तो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तब भी अपना फायदा ही देखते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल हस्ती बाद में है, सबसे पहले वो बिजनेस माइंडेड उसके साथ सोचते हैं। बहुत शुक्रिया करोड़ी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशी जी हमारे साथ जुड़ी। हिमांशी जी बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।